बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कराची के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक़ूआ हुआ है। मैं रोज़ अभी लेटली वीडियो शुरू होने से पहले मुझे बताया है कि बिलावल भुट्टो ज़राई साहब का एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल जा रहा था। किस मद में प्रोटोकॉल था वी डोंट नो, बिकॉज टेक्निकली वो कोई सरकारी ओहदा होल्ड नहीं करते। ही इज़ जस्ट एन MNA। बहरहाल उस प्रोटोकॉल के तहत जो कराची के शहरी थे उनको बड़ी देर वेट करना पड़ा। इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने वो जो ब्लॉकेट्स थे तोड़ दिए और अपने रास्तों पर चल पड़े, जिसकी वजह से उनके प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो गया। एक और वीडियो है जहाँ पे मेयर कराची अपनी लैंड क्रूज़र भगाते हुए आ रहे हैं और आगे से उनको लोग ग्रीट करें ऐसे जैसा हाथ जोड़ के, एक सिंधी ट्रेडिशन के अंदर होता है। पीछे मट्टी ही मट्टी, गर्द गुब्बारा ही उड़ है। ये जो VIP कल्चर है, इसने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया है जहाँ पे हमने अपनी पूरी आवाम को अदराइज़ कर दिया है। यू मस्ट वेट कि सांप गुजर जाएँ। सांप गुजरेंगे तो सर झुके होने चाहिए, सांप गुजरेंगे तो आप पे मट्टी भी गिरे तो कोई एतराज़ आपने नहीं करना। अवाम अब इसके ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है। ज़ाहिर है अब इसको हर सियासी जमात अपना एक रंग दे देगी, इसका एक सर्कस बनाया जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे जितना इंसान का वक्त ज़ाया होता है इन प्रोटोकॉल्स में, ये जो भी मेन सिटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद, खैर इस्लामाबाद वालों को तो बहुत ही कुछ फेस करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई धरना हुआ होता है तो इस्लामाबाद बंद हुआ होता है। लेकिन कराची, क्वेटा, पेशावर में उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किस लेवल तक हमारे जो ये ताकतवर तबका है, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे जजों का हो, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये एक डेली इनकन्वीनियंस बन चुकी थी। मेरा ख्याल है इस वक्त तो कोई भी सायरन वाली गाड़ी हो तो बंदा चुप करे गाड़ी अपनी साइड भी लगा देता है कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना, कुछ भी हो जाए यहाँ पे छेड़छाड़ी नहीं करनी। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई सेंस नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमूव किया नाम यूट्यूबर रजब भट्ट का फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। उसका नाम कभी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे होना ही नहीं चाहिए था। उस पर मैक्सिमम जो मुकदमे हैं वाइट कॉलर क्राइम के हैं वो मुकदमों में पेश होता है। मैं मुकदमों के वर्डिक्ट नहीं दे रहा आपको कि लाइक वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, दैट्स फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। बट उसकी मोबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। इज़ नॉट लाइक ए अननोन इश्तिहारी जो गायब हो जाएगा, फेयरली फेमस पर्सन। साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने पटिशन हुई थी अगेंस्ट पुलिस प्रोटोकॉल फॉर रजब भट्ट। अब क्योंकि जब ये यूट्यूबर्स या रजब भट्ट हाई कोर्ट्स में आते थे तो इनके साथ पूरा झत्ता होता था, तो वहाँ पे मुखालफिन वकील ने ये कहा कि जनाब ये चीज़ मुनासिब नहीं है। मसलन कि हमारे जो कोर्ट्स की प्रेमिसेस है ना, इससे बड़ी फ़नी चीज़ें हो जाती हैं। मगर रजब भट्ट जब कराची पेश हुए थे तो उनको वकीलों ने मारना शुरू कर दिया, कोई सेंस ही नहीं। अच्छा, अब ना वो वकील इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, ना वो जुडिशरी का हिस्सा हैं, वो वकला हैं। तो हमारे जो लोग भी हैं ना, उनके अंदर सब्र ख़त्म हो चुका है। मसलन आपको शिकारपुर के अंदर एक पुलिस वाला SHO को गोलियां मार देता है। सुबह के 5 बजे SHO अली हसन साहब जो लकी गुलाम शाह पुलिस स्टेशन के थे, उनको शिकारपुर गोलोदाड़ो एरिया के अंदर एक पुलिस वाले ने मार दिया। सुबह के 5 बजे वो अपनी न्यू गाड़ी में जा रहे थे जो उन्होंने ख़रीदी थी, प्राइवेट गाड़ी। तो वहाँ पे मिस आइडेंटिफिकेशन हुई तो पुलिस वाला ने फायर खोल दिया। अब वो पुलिस वाला अरेस्ट कर लिया गया है। सिंध के IG जावेद आलम ओडो ने कहा कि उन्होंने नोटिस ले लिया और वो रिपोर्ट लेंगे लड़काना के DIG नासिर आफ्ताब से। ये सब कुछ आपके मुल्क में हो रहा है। मसलन एज ए आम शहरी आप क्या सोचते हैं, ये नहीं समझ आता। NCCI ने तकरीबन 13 एक्टिविस्ट को पंजाब में क्रैकडाउन ऑन एंटी स्टेट सोशल मीडिया एक्टिविटी के तहत उठा लिया। कंटेंट क्या था? कंटेंट ये था कि पर्टिकुलरली द आर्मी एंड द गवर्नमेंट फंक्शनिंग के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, टारगेटिंग गल्फ कंट्रीज़। ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं? अगर हम अपने मुल्क को देखें तो 1971 में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सानिया हुआ था कि मुल्क के 2 हिस्से हो गए थे। शहरियों ने नहीं किया था, इन्हीं सियासतदानों ने, उस वक्त के डिक्टेटर ने मिल के किया था। अगर हम उसके बाद एक सानिया देखें, APS का इतना बड़ा वाक़या हुआ था, हमारे छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे शहीद कर दिए गए थे दहशतगर्दों की तरफ से, किसी शहरी ने नहीं किया था। अगर आप हमारी पूरी हिस्ट्री के मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट्स देखेंगे तो वो शहरियों ने नहीं किए। तो ऐसी कौन सी बात शहरियों ने करनी है जिसके तहत रियासत को इतना बड़ा ख़तरा हो जाएगा? और इसका एक और कॉन्टेक्स्ट भी समझें। अभी ईमान मज़ारी, हादिल चट्टा को 17 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि जनाब उन्होंने सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट कंटेंट वायरल किया था। एंटी स्टेट कंटेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क के अंदर एक क्लरिक हैं, XJUI MPA मोहम्मद इदरीस, उनको चरसद्दा में दिन दिहाड़े शहीद कर दिया जाता है, मगर पॉइंट ब्लैंक। आई थिंक ये स्टेट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ट्विटर पे क्या हो रहा है
कि इमाम अली मज़ारी ने कह दिया कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर हमें लोगों को राइट्स देने चाहिए। गुस्से में आकर उन्होंने स्लोगनेरिंग कर दी आर्मी के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे उलेमा को मार रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, जो हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो हमारे फ़ौजियों को मार रहे हैं, क्या ये स्टेट प्रायोरिटी नहीं है? लगता नहीं, क्योंकि स्टेट ने 17 साल की सज़ा सुनाई इमाम अली मज़ारी को और वही एटीट्यूड रखा है दहशतगर्दों को। तो स्टेट हमें क्या बता रही है कि इमाम अली मज़ारी शायद दहशतगर्द ही है। ये जो हमने यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए हैं 13, ये भी इसी नौयत के हैं। जो 10,000 बंदे हमने पीटीआई के अरेस्ट किए हैं, ये भी इसी नौयत के हैं। जो पीटीएम के बंदे हम अरेस्ट करते हैं, इसी नौयत के हैं। जो हमने तरीके टीएलपी के तरीके लबैक पाकिस्तान के बंदे, वो भी इसी नौयत के हैं। आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर पाकिस्तानी दहशतगर्द निकल रहे हैं। सोमो के सीटीडी ने कहा कि 7 भी दहशतगर्द है, यही कहा ना। तो बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, वैसे ये जो मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब हैं, ये आर्मी के हक़ में बात करते थे। इन्होंने चीफ़ की भी तारीफ़ की हुई है। ये इनफैक्ट उन उलेमा से हैं जिन्होंने तालिबान के साथ इनिशियल नेगोशिएशन भी की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके जिन उलेमा ने, जिन लोगों ने तालिबान के साथ एक इनिशियल नेगोशिएशन की थी आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, जब अमेरिका वहाँ से गया था, वो सारे एक एक करके शहीद किए जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बड़ी खौफनाक है। और ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं और बात करते हैं कि दुनिया हमारा लोहा मानती है, अब तो हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स ने तो हमें बॉटम 4 कंट्रीज़ में रखा है। वी आर 98th ग्लोबली। सिंगापुर रैंक फर्स्ट है, जापान, साउथ कोरिया, यूएई सेकंड है। हम तो बेचारे 4th लास्ट नंबर पे आते हैं। तो हमारी पोजीशन खासी खस्ता है। अगर आप एक सूबे की बात करें तो केपीके ने अभी एक परचेज ऑर्डर डाला है गंदम का, क्योंकि उनके सूबे को गंदम रिक्वायर्ड है। पहले क्या होता था कि सूबे आपस में गंदम डायरेक्टली पार्टियों से ले लेते थे, लेकिन मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जनाब हम सूबों के अंदर भी गंदम मूव नहीं होने देंगे। अब 2,25,000 टन एट 3,500 रुपया पर मन, यानी 40 किलो एक मन होता है, इस रेट पे जनाब सरकार परचेज़ करेगी। इसके लिए तकरीबन 19.68 अरब रुपए लगेंगे। आपकी ना एक ओवरऑल जो आप कहते हैं ना गवर्नमेंट फंक्शनिंग, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल पैथेटिक है। आपकी सारी पुलिस की नफरी वीआईपी मूवमेंट्स पे लगी हुई है। मसलन कि ये आपका पीएसएल होता है, तो आपके इलाके के जितने थाने होते हैं ना स्टेडियम के, उनकी सारी नफरी फारग हो जाती है। उस वक्त आपने डकैती रिपोर्ट करनी है, मर्डर रिपोर्ट करना है, कुछ भी रिपोर्ट करना है, आपको मुतलका बंदे नहीं मिलते। मसलन हमारे मुल्क में छोटा सा इवेंट हो, ये मैं छोटा सा कहता हूँ, मतलब आप इसको बड़ा, पीएसएल को बड़ा इवेंट नहीं है, छोटा सा स्पोर्ट्स इवेंट है, उसके लिए पूरा शहर शट डाउन हो जाता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए। तो हम तो डेली बेसिस पे इस वक्त फंक्शन नहीं कर पा रहे। कंडीशन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कह दिया है कि विद इन 10 डेज़, मई 10 की डेडलाइन दी है कि सारी मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडीज टू सरेंडर ऑल सेविंग्स एंड अनस्पेंट एलोकेशंस। यानी अगर किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट के पास कोई पैसा पड़ा हुआ है, या सेविंग्स की शक्ल में, या फिर जो पैसा उन्होंने भी खर्च नहीं किया और खर्च नहीं करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, वो सारा फेडरल गवर्नमेंट को दें। पाकिस्तान सुपर पावर, पाकिस्तान को सस्ता तेल आ रहा है, स्टेट ऑफ रूम से हमारे जहाज़ गुजर रहे हैं, तो ये पैसे क्यों ले रहे हैं? तेल के लिए। मुल्क में समाया नहीं। एट द सेम टाइम रियासत ने जो क्रिप्टो की लीगलाइजेशन कर रहे हैं, ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा? मुल्क से पैसा बाहर जाना। द मोमेंट यू बाय यूएसडीटी, यू पुट मनी इन योर ई वॉलेट, मुल्क की इकॉनमी से वो पैसा निकल जाता है, और जब उसको ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वापस कन्वर्ट होता है, और फिर उसकी ट्रांजैक्शन होती है, कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, सो ऑन सो फोर्थ। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकें। शुक्रिया।
ये तो गवर्नमेंट अफेयर का आपको बताया। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, रियासत ने चाहा था कि लोग शिफ्ट करें टुवर्ड्स ईवी बाइक्स। पंजाब गवर्नमेंट का ये एक मंसूबा था कि जनाब लोग जो हैं वो पेट्रोल पे पैसे ना खर्च करें, बाइक्स की तरफ, सॉरी माज़ जाता हूँ, ये पर्टिकुलर स्टोरी फेडरल गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ शिफ्ट करें। 91% ऑफ ई बाइक रिक्वेस्ट रिजेक्ट की हैं बैंकों ने। क्यों? क्योंकि बैंक एक MNC है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो SOPs के तहत चलता है, वो वंड नहीं देता, वो लेटर देखता है, वो लोगों की नौकरियां देखता है, वो हैसियत देखता है कि ये बंदा पैसे वापस भी कर सकता है कि नहीं। अब 44,689 एप्लीकेशंस गई थी, जिनमें से 4,075 बाइक्स सिर्फ दी गई, बाकी लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी या प्रोसेस के अंदर है। तो हम इवन बेसिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड लार्ज स्केल प्राइवेट कॉरपोरेशंस नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि लार्ज स्केल प्राइवेट कॉरपोरेशन अक्सर गवर्नमेंट को कोर्स करती हैं उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि वो पैसे कमा सकें उसके ऊपर। और इस सारे सर्कस जो पाकिस्तान है, मैं इसको सर्कस समझता हूँ, यहाँ शेर भी हैं, रीछ भी हैं, चीते भी हैं, बंदे भी हैं, मजिशियन भी हैं, डांसर भी हैं, वो हाई वायर एक्रोबैट आर्टिस्ट भी हैं। इस सारे के अंदर अलीमा खान साहिबा और PTI किसी सीन पे ही नहीं है। अलीमा खान साहिबा इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इमरान खान की आँखों की ट्रीटमेंट के लिए और उनके रिलीज़ के लिए हमें एफ़र्ट करना चाहिए कि इतने MPA MNA होने के बावजूद ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर सारे MP MNA मौके के ऊपर आ जाएं तो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। बात उनकी लॉजिकली सही है। अगर PTI के हर सूबे में से MPA MNA अडियाला के बाहर इकट्ठे हो जाएं तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा आता है। जब आप इतने पॉलिटिशियंस को देखते हो, इतने उनके ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, हर चीज़ ये चलती है, लेकिन वो नहीं इकट्ठे हो पा रहे क्योंकि PTI इंटरनली एज अ जमात बिल्कुल खोखली कर दी गई है। अब हमें बताया गया था कि अली मीन गंडापुर ग्रेट हीरो है, ये खान साहब को निकालेगा। फिर बीच में शेर अफजल मरवत साहब भी थोड़ी देर के लिए आए। अब ये दोनों बंदे साइडलाइन हो गए। हमें बताया गया कि सुहेल अफरीदी साहब, वो इमरान खान की यूथ स्कीम के तहत आया हुआ है, वो तो बहुत काम करेगा। तो सुहेल अहमद साहब की जितनी, सुहेल अफरीदी साहब की जितनी इस वक्त तनकीद हो रही है, आप देख सकते हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि जनाब हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे May 6 को ओवर सेंटर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट KP के, यानी कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि एम्बुलेंस, पुलिस की कुछ बेसिक सर्विस, लेकिन बाकी सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज बंद होंगे। नुकसान किसका होगा? KP के लोगों का। डू यू थिंक इस फेडरल गवर्नमेंट को या इस इस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो ये अगेन वल्ला आलम इन लोगों को कौन ये मशवरे देता है, बट इट इज़ अ वेरी 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 सिली डिसीजन और इसके ऊपर इनका तनकीद किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा। वैसे हमारे प्राइवेट इदारे भी कोई अच्छे नहीं हैं। पिछले हफ्ते एक पेपर लीक हुआ था A लेवल्स का, अब AS लेवल का पेपर लीक हो गया बिजनेस स्टडीज़ का ऑनलाइन। यानी कि जो आपका कंट्रोल बोर्ड है गालबन यहाँ पे उसको हैंडल करता है ब्रिटिश काउंसिल आई बिलीव, ठीक है, जो ये OA लेवल्स के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ से कंटिन्यूसली पेपर्स लीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को डिसएडवांटेज मिल रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता ये क्यों हो रहा है। और ये बाय द वे हमारे टाइम से हो रहे हैं। वैसे मैंने O लेवल्स दिया था सन 2007-8 में, और 9-10 से मैंने A लेवल्स दिया था। तो दिस इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। इंटरनली मज़ा नहीं आ रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कहीं आप पहुंच नहीं सक रहे। कराची पीपल्स पार्टी का गढ़, पीपल्स पार्टी नदीम फारूक पराचा साहब ने बताया था कि लिबरल जमात है, मैं तो हमेशा उन्हीं के लिए बोल, प्रोग्रेसिव जमात है। उन्होंने एक 75 साला खातून जो एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, उनको कराची प्रेस क्लब के बाहर से उठा लिया। प्रेस क्लब बुक्ड था इन एडवांस, इट इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, वहाँ वो तकरीर कर रहे थे औरत मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ उनके ख्वाजा सरा शहजादी राय भी थी, उनको भी उठा लिया। अब एक 75 साल की उम्र के वो वीडियो देखें, उन्हें घसीट के गाड़ी में डाल रहे हैं। I'm a 75-year-old woman and they're pulling me around like this. अच्छा, मज़े की बात यह कि ये कोई प्रो इमरान खान भी नहीं थी। एक तासुर ये था ना कि जनाब 9 मई PTI पे क्रैकडाउन, बाकी लोग ठीक हैं। इनका तो दूर दूर इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इन पर भी हुई क्रैकडाउन। क्यों? हर बंदा अपने ही घर के अंदर फ़िरौन बनता जा रहा है कि मैं कोई तनकीद नहीं सुनूंगा, मैं कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगा,
मैं सवाल नहीं लूँगा, मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं बंदे पे चढ़ाई कर दूँगा। मसलन एक सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया, हमें सहाफ़ी नहीं मिल रहा अभी तक। ठीक, एक कंप्लीट एंड अटर शटडाउन है गुफ्तगू का, डायलॉग। अच्छा, फिर मैं कुछ अपने लिबरल दोस्तों को देखता हूँ जो ईरान पे तनकीद कर रहे थे, जो कहते हैं कि ईरान के लोगों को राइट्स हैं, उनको बोलने नहीं देता। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यहाँ भी बोलने नहीं दिया जा रहा। हर चीज़ सेंसिटिव इशू है हमारे मुल्क में। ये आईफोन नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये रिमोट एसी का नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये सिगरेट की डब्बी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मतलब हम बता ही नहीं पा रहे नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्या है। तो हम एक कंप्लीट अब्सर्ड डिस्टोपियन सी रियलिटी में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ सच है, नहीं भी है। सच होता था एक ज़माने में, वो अब सच नहीं है। कल को एक सच आएगा, हमें पता नहीं है वो सच क्या है। हम बस एक ट्रांजिट स्टेट के अंदर होते हैं। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड? ऐसे ही है। अब इसराइल जो फ्लोटिला गई थी गज़ा के लोगों के लिए, उसके अंदर से तकरीबन सारे एक्टिविस्ट रिलीज़ हो गए। हमारे अपने सेनेटर मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को इजराइल ले गए थे। एक सैफ अबू कशक स्पेनिश नेशनल और ब्राज़ीलियन थियागो अवीला। उनको अब इजरायली अथॉरिटीज़ ने मज़ीद डिटेन कर दिया और वो उनकी तफ्तीश, पूछताछ और मोस्ट प्रॉब्लम के साथ जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे करेंगे। कोई ह्यूमन क्राइम नहीं, इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं, एक कश्ती में सवार थे इंटरनेशनल वाटर से, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये बात अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मार्को रूबियो टिड्डे ने, जिसका ट्रंप खुद मजाक उड़ाता था कि छोटू कहाँ से आ गया, वो बैठ के जब अगर वो जर्मनी में था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल करे, इंटरनेशनल वाटर्स पे सी माइंस लगा दे, जहाज़ों को फाड़ दे और भत्ता मांगे। ये इजराइल ने किया, इंटरनेशनल वाटर से बंदे उठाएं। अब वो उनके मुतलका मुल्कों को ब्लैकमेल करेंगे या वो लोग जेलों में सड़ेंगे। फिर साथ साथ मार्को रूबियो साहब कहते हैं कि ईरान जो है वो एक क्रिमिनल स्टेट है, क्रिमिनल माइंडसेट का। यूएन का पर्पस ये था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली रिजॉल्व हो, तो यूएन क्यों नहीं इन्हें कंडेम करता? यूएन ने तो आपकी इराक वॉर को कंडेम किया था, आप फिर भी गए थे। जितनी वायलेशंस यूएन पॉलिसीज़ की अमेरिका करता है, कोई मुल्क ही नहीं करता। इट इज़ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। असल जो अपने फेलियर्स हैं आप किसी के ऊपर थोप रहे हो। अब मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन इज़ ओवर, जो एपिक फ्यूरी था, प्रेसिडेंट ने कांग्रेस को बता दिया इस स्टेज पे हम ये कर चुके हैं। यानी कि जो एक मेन स्ट्रीम ऑपरेशन था जहाँ पे ईरान की इन्होंने नेवी भी तबाह कर दी, एयरफोर्स भी तबाह कर दी, रजीम चेंज भी कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिया, वो अब ख़त्म है। रियलिटी क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वहीं खड़ा है, एयरफोर्स भी वहीं खड़ी है, नेवी भी वहीं खड़ी है, रजीम भी वहीं खड़ी है। नहीं, हमने सिर्फ लोगों का कत्लेआम किया। कहता है अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है, वो एक डिफेंसिव ऑपरेशन है। वहाँ पे कोई शूटिंग नहीं है अनलेस हमारे पे कोई शूट करते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा डिफेंसिव ऑपरेशन है कि आप ईरान की इकॉनमी को चोक कर रहे हैं, 9 करोड़ लोग जहाँ वहाँ पे रहते हैं उनको वनरेबल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ऑपरेशन है, बिल्कुल उसमें कोई किसी का नुकसान नहीं जनाब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारी प्रेफरेंस है कि प्री वॉर स्टेटस हो जाए स्टेट ऑफ हरमूज़ का, लेकिन ईरान होने नहीं दे रहा। ईरान ने ऑन दी अदर हैंड बहुत वाजे कर दिया कि जनाब इधरों गुजरना है तो पैसे देने होंगे, और जो शिप्स गुजर रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं। माँ सवाए जो उनके बहुत क्लोज एलाइज हैं, जैसा पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, लेकिन बाकी जो भी शिप गुजर है भत्ता दे के जा रहा है। जो शिप भत्ता नहीं दे रहा, अमेरिकन के आसरे में आ रहा है, उस पर रॉकेट ही चल रहे हैं, जिसके तहत साबित होता है कि उनके पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ईरान ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ईरान ने कहा कि जनाब हमने यूएई पे हमला ही नहीं किया, पॉइंट ब्लैंक उन्होंने डिनाई कर दिया। अब इससे 2 चीज़ें होती हैं, या ईरान झूठ बोल रहा है और यूएई के ऊपर कोई, या यूएई के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हो रहे हैं, मीनिंग कि या यूएई गवर्नमेंट खुद करा रही है या इसराइल करवा रहा है या कोई और पावर वहाँ पे करवा रही है। ईरान ने साथ ये भी कहा कि यूएई जो है वो अमेरिकन और ज़ायनिस्ट का गढ़ बन गया, इट इज़ बिकम अ हब फॉर देम। तो हम क्या कहते हैं, अगर यूएई की तरफ से हमारे लिए कोई हॉस्टिलिटी हुई या यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई हमें अटैक करने के लिए, तो फिर जो हम यूएई के साथ करेंगे सो करेंगे, एक दफ़ा दुनिया भी हैरान हो जाएगी। यूएई की अपनी क्या रियलिटी है कि उनकी फटी पड़ी है। यूएई के अंदर जो उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री है, बिकॉज उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री हर चीज़ को एक्चुअली लिंक करती है, वो 66% ड्रॉप के ऊपर है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जो पैसेंजर ट्रैफिक होती है। हालांकि एयर रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे लोग वापस नहीं आ रहे। 51 आउट ऑफ 90 एयरलाइन ने सिर्फ ऑपरेशंस रिज्यूम किए हैं। ये बात है, सारी बातें हैं प्री
जो अभी पिछले 1-1.5 दिन से मामलात चलें। अब एयर स्पेसेस फिर रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, मामलात फिर टाइट हो गए हैं। लोगों के मुताबिक टर्मिनल 3 तकरीबन खाली है, टर्मिनल 1 और 2 बिल्कुल गोस्ट टाउन्स हैं। होटल्स वहाँ पे खाली हैं। एक कंपनी जो लॉजिस्टिक्स थी उसने 1000 बंदे को ऑफलोड कर दिया कि उसमें ज़ाहिर है काम नहीं है। जो ईथोस था एक रेजिडेंट के बकौल दुबई का कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन है, वो ख़त्म हो गया, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। मसलन यूएई ने सारी उम्र मुल्कों में दंगे फसादात करवाए, कॉन्फ्लिक्ट फैलवाए, आज उनके जब घर के अंदर आया है तो उनके लोगों को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि नहीं यार हम गलत कर रहे थे। अब यूएई टेल का जोर लगाएगा, दे विल इंश्योर कि नया से नया फेस्टिवल हो, नई से नई अट्रैक्शन हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक ईरान का कोई रेजोल्यूशन नहीं आता ये चीज़ें नामुमकिन है। ईरान ने तो हर आप जो महीने एक आधा ड्रोन ही भेजने, 2 ड्रोन ही भेजने हैं, तो यूएई का जो वो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह लोग उसको व्यू करते हैं वो चेंज हो जाएगा। सोने पे सुहागा, टर्की ने दुनिया को शॉक करते हुए एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखा दी कि ये हमारे पास है, ये हमने डेवलप कर ली है। नाम उसका यिल्दिर रिमहान है, यिल्दिर रिमहान। रेंज की तकरीबन 6000 किलोमीटर है। ये मार्क 9 से मार्क 26 जाता है। ये वाहिद नॉन न्यूक्लियर कंट्री जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ अर्सा पहले अर्दोगान ने कहा था कि बेशक हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा डैमेज करते हैं। आई थिंक वो इन्हीं की बात कर रहा था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो सिचुएशन तो हर जगह पाखरी है, कोई रेजोल्यूशन इन साइट नज़र नहीं आ रहा ईरान का। ज़ाहिर है ईरान में रजीम चेंज आप करवा नहीं सके, वहाँ की गवर्नमेंट अभी तक इंटैक्ट है। उनको नया चस्का लग गया पैसे लेने का, इंटरनेशनल वाटर्स का, वो ले भी रहे हैं। उन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत अमेरिका के हाथ फेस किया उसका बदला भी लेना है। अब मार्को रूबियो ने इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मार्को रूबियो और अमेरिका ना आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लबनान और इजराइल का कोई मसला नहीं है, हालांकि ये सरातन बात झूठ है। हिजबुल्ला तो पिक्चर में कुछ साल पहले आया है, लेकिन मार्को रूबियो ने ऐसे पेंट किया कि सिर्फ हिजबुल्ला के साथ मसला है। साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल तो कोई लैंड नहीं डिक्लेम कर रहा लेबनान का, एब्सलूट लाई। साउथ लेबनान में जगह इजराइल ने कैप्चर की हुई हैं, उनके ऊपर काबज़ बन के बैठा हुआ लोगों का कत्लेआम कर रहा है। असल में मार्को रूबियो साहब भूल गए हैं कि अब वो दुनिया नहीं रही जहाँ पे आप लोगों के दिमाग वाइट वॉश करते थे अपनी नॉनसेंस के साथ, अपनी बुलशिट के साथ, जिस तरह मैं पोलाइटली कहूँगा। बाकी क्यूबा की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा वहाँ पे कोई ऑयल ब्लॉकेड नहीं है। वेनेजुएला पहले वर्चुअली फ्री तेल देता था, फिर हमने अमेरिका ने मडूरो को हटाया तो उन्होंने तेल देना बंद कर दिया। ये बात झूठ है। वैसे मडूरो को उठाने से पहले ही वहाँ पे नेवल ब्लॉकेड था, अंदर तेल आने नहीं देता। रशिया ने वो ब्लॉकेड तोड़ के तेल पहुँचाया। असल में अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकल लोगों के साथ क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कह रहा फिडेल और राहुल की जो रजीम है बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो कम अज़ कम कुछ ना कुछ क्यूबा के लोगों के लिए करते थे। अमेरिका को इस चीज़ से कोई बाहर नहीं है। सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, ऐसे ही है। आज इराक़ ज़्यादा बुरी हालत में, तालिबान बहुत बुरी रजीम थी, आज अफ़गानिस्तान ज़्यादा बुरे हाल में। आपके नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को आपने लिटरली 2 मुल्कों में तकसीम करके लोगों की जानें वनरेबल कर दी हैं। आप दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट, कोई भी मेजर प्रॉब्लम देखेंगे तो पीछे अमेरिका ही होगा, मौज़ब फाते। अब तो जो मौज़ब फाते कहते हैं ना, तो मुझे तरस आता है कि ये बेसिकली रिटायर्ड इंसान है। ही इज़ ए क्रेजी पर्सन। ओवरऑल इंटरनली बहुत खस्ता सूरत हाल। लॉ एंड ऑर्डर फिनिश्ड, मईशत नॉट देयर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक, सरकार की इनकॉम्पिटेंस ऑल टाइम हाई। इंटरनेशनली बात करें, पीस अचीव होते नज़र नहीं आता। ईरान अभी भी न्यूक्लियर आर्सनल की बात या न्यूक्लियर अपग्रेडेशन की बात या न्यूक्लियर मटेरियल की बात कॉन्वर्सेशन में डाल नहीं रहा, और अमेरिका कह रहा है बात होगी तो सिर्फ इस पे होगी। हमें एक आप समझें टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए, आज फटे कल फटे परसों फटे, वी डोंट नो। एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अमेरिका में, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया था कि वी आर नाउ 24 आवर्स क्लोजर टू एन ऑल आउट वॉर विद ईरान। ऐसा क्या मतलब है, अल्लाह आलम। क्रिप्टिक मैसेजिंग, वॉर की तैयारी दोनों साइडों पे कंप्लीट हो रही है। वैसे इंडिया भी मिस एडवेंचर की तैयारियों के दरमियान है, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि जनाब इस दफ़ा तो ऐसी मंजी ठोकेंगे आप हैरान हो जाओगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, साथ के लिए दुआ कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि हमारे लीडरान के दिमागों में कोई अकल आ जाए।
हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।